नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो अपना वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, उस इलेक्ट्रिकल वायरिंग को करते समय या किसी डोमेस्टिक वायरिंग को स्थापना करते समय किन किन नियमों का ध्यान में रखा जाता है, किन किन नियमों का पालन किया जाता है, उन नियमों की आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है। और इन नियमों के आधार पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। उन सब के बारे में आज यहाँ संपूर्ण चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में जरूर ऐड करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम ही आपको बताऊंगा। पूरे नियम तो पूरी नियमावली नहीं है, लेकिन एग्जाम में आए हैं, आने की संभावना रहती है और आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उन नियमों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक वायरिंग के लिए या BIS मैं लिख देता हूँ कि या लिखेंगे BIS नियम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर ये कह सकते हैं कि NE तार स्थापन या NE तार स्थापन या अधिष्ठापन या तार स्थापना करते समय अधिष्ठापन। ठीक है ना। BIS नियम की बात करेंगे या फिर करेंगे NE तार स्थापन अधिष्ठापन से संबंधित नियम से संबंधित नियम की आज चर्चा करने वाले हैं। और अपनी क्लास है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आज 235 नंबर का चैप्टर या क्लास चल रही है। ठीक है। अब देखो, इसमें इन नियमों के तहत यदि आप वायरिंग करते हो तो किन किन नियमों को जैसे ध्यान में रखा जाता है कि पंखे की हाइट क्या होनी चाहिए, स्विच बोर्ड की हाइट क्या होनी चाहिए, एक लोड पे एक सर्किट पे कितना लोड होना चाहिए, कितने पॉइंटों की संख्या होनी चाहिए, या कितना लीकेज करंट होना चाहिए, कितना वोल्टेज का लीकेज मान होना चाहिए, सब बातें करेंगे यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, इस नियमों के ऊपर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, आपको धीरे धीरे वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल या डोमेस्टिक वायरिंग करते समय किन किन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें देखेंगे BIS नियम व NE तार स्थापन अधिष्ठापन से संबंधित नियम देखते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं सर्किट से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आपको कंफ्यूज बना रहता है। अब सर्किट से संबंधित कैसे, जैसे अपन घरेलू वायरिंग करते हैं तो कुछ तो पावर सर्किट होते हैं, जैसे कि हीटर के लिए लगाते हैं या रोड के लिए लगाते हैं या प्रेस के लिए लगाते हैं उनके, और कुछ होते हैं फैन और इसमें लाइट के सर्किट होते हैं। तो दोनों सर्किट अलग अलग होनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं सर्किट के बने, इस सर्किट से संबंधित मैं बता सकता हूँ। या मैं उप यदि परिपथ की बात करूँ, इसमें सबसे पहले बात करेंगे उप परिपथ की। उप परिपथ सब सर्किट की बात करता हूँ। सब सर्किट से संबंधित क्या नियम बताए हैं या इलेक्ट्रिसिटी रूल में क्या नियम है सब सर्किट से संबंधित, तो ये देखना चाहिए। इसमें सबसे पहले लिखना चाहिए कि एक सब सर्किट या लाइट व फैन का सर्किट अलग से होना चाहिए। क्या लिखेंगे? लाइट एंड फैन सर्किट अलग होना चाहिए। ठीक है ना, अलग होना चाहिए। या उसके बाद में कहेंगे एक पावर सर्किट होता है, एक पावर सर्किट होता है, वो भी अलग होना चाहिए। ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए। एक ही आता है, अलग होने चाहिए। ये तो चलो दोनों की बात है। ठीक है। अब आगे लिखा था कि इनमें लोड का मान कितना होना चाहिए, इनमें लोड का मान कितना होना चाहिए। तो लाइट एंड फैन सर्किट की बात करें, यहाँ देखो अधिकतम लोड होता है 800 वाट का लोड होना चाहिए और मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 10 पॉइंट होने चाहिए। 10 पॉइंट होने चाहिए, याद रखना बात, मैक्सिमम 10 पॉइंट होने चाहिए और उसके बाद में 800 वाट का लोड होना चाहिए। लेकिन साथ में क्या मिलाएंगे, साथ में देखो, साथ में पॉइंट कौन से मानोगे आप, लाइट एंड फैन के मान लोगे। लेकिन ये सॉकेट 6 एम्पियर 250-40 रेंज की रेटिंग के सॉकेट होते हैं। सॉकेट विद सॉकेट की बात करते हैं, विद सॉकेट, ये सॉकेट को मिलाकर, क्योंकि सॉकेट को, ये है सॉकेट को मिलाकर 10 पॉइंट होने चाहिए। लाइट फैन एंड सॉकेट तीनों को मिलाकर एक सर्किट पर 10 से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए और मैक्सिमम लोड 800 वाट का होना चाहिए। एक तो आता है। यहाँ इस पावर की बात करें, यहाँ पॉइंटों की संख्या होती है, लिखना पॉइंट होते हैं 2 और लोड होता है, यहाँ पे लोड की बात करें, लोड होता है यहाँ पे 3000 वाट।
ठीक है, 3000 वाट का लोड होता है। और पॉइंट कितने होंगे? 2। यदि पूछे से एक पॉइंट का लोड कितना होता है, एक पॉइंट का मैक्सिमम 1500 वाट का लोड होता है। एक पॉइंट में 1500 वाट से अधिक लोड नहीं देना चाहिए। यदि और भी पावर सर्किट लगाते हो तो 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। ये इस सॉकेट की तरफ ये इसमें उप परिपथ में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता हूँ कि यदि उप परिपथ की बात की जाए, एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे कि सब सर्किट में लोड के अनुसार, ये क्या है? उप परिपथ है। सब सर्किट में लोड के अनुसार मेन स्विच होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, उनकी रेटिंग के क्षमता के अनुसार लगाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और मेन स्विच उनकी रेटिंग क्षमता के अनुसार उनका चयन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पावर सर्किट में कितने 6 एम्पियर हैं, यदि यहाँ और कितने हैं, यहाँ जो पावर सॉकेट होते हैं ये कितने होते हैं? 16 एम्पियर के होते हैं। यहाँ पे 16 एम्पियर 240 वोल्ट के होते हैं, तो यहाँ 6 एम्पियर वाला चलने वाला नहीं है। तो ये एक उप परिपथ के संबंध में आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद देखो बताता हूँ आपको फिटिंग और एसेसरीज की बात करता हूँ कि एसेसरीज कौन सी होनी चाहिए। तो लिख लेना कि डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले साधन या उप साधन IS भारतीय मानक IS के अनुसार होने चाहिए। एक पॉइंट आपका ये आता है। अब आपको दिखाता हूँ, ये तो थी बात होंगी। अब आपको मैं कुछ फटाफट जल्दी जल्दी कुछ नियम दिखा देता हूँ। देखो इनके याद करने का कोई तरीका नहीं है आपको कि सर आप ये जो नियम होते हैं, जो नियमावली होती है वहीं से पकड़े जाते हैं और वहीं से सीखे जाते हैं, आपको सिर्फ याद करना ही पड़ेगा। अब आपको दिखाता हूँ मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ मैं ले लेता हूँ कि जैसे कि आपको मेन बोर्ड लगाते हैं, मेन स्विच बोर्ड लगाते हैं, मैं लिखा देता हूँ जो परीक्षा में आए हैं वो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। मेन स्विच बोर्ड की हाइट, मेन स्विच बोर्ड की हाइट की बात करता हूँ। हाइट देखेंगे, हाइट किससे मापेंगे? फरस से मापेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेन स्विच बोर्ड की हाइट 1.5 मीटर, किससे? फरस से। अधिक या कम नहीं होनी चाहिए बस 1.5 मीटर होनी चाहिए। एक क्या आता है इसमें। अगला मैं धीरे धीरे सारे पॉइंट लिखूंगा, आप लोगों को धीरे धीरे सारे पॉइंट लिखवा दूंगा, जितनों की अपने इंपॉर्टेंट है उनकी बात करता हूँ। अब उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, देखो एक सीढ़ियों की बात करते हैं। जो जीने की वायरिंग होती है, सीढ़ियों की वायरिंग, सीढ़ियों या सभागार, जहाँ पंचायत भवन होता है या सभा होती है, वहाँ सभागार में सभागार का मतलब कि जहाँ जो मीटिंग होते हैं, जहाँ पे पंचायतें होते हैं, जहाँ पे एक से अधिक लोग बैठ के अपने विचार विमर्श करते हैं, वहाँ पे 2 वे स्विच का प्रयोग करना चाहिए। 2 वे स्विच का मतलब 2 वे स्विच का प्रयोग करना चाहिए, 2 वे स्विच का यूज करना चाहिए। एक क्या आता है उसके अंदर। अगला दिखाऊंगा आपको स्विच बोर्ड। ये तो था मेन स्विच बोर्ड की बात करते हैं, जहां मेन जो बोर्ड लगाते हैं, जो कि MCB लगाते हैं, जो मेन स्विच बोर्ड है उसकी बात करता हूं। अब यदि अपने घर में जो बोर्ड लगाते हैं, स्विच लगाते हैं या सॉकेट लगाते हैं, जो अपने एक कमरे की यदि एक भवन की वायरिंग करते हैं, तो जो मेन एक जो सब बोर्ड होता है, जैसे स्विच बोर्ड मान लेते हैं, तो स्विच बोर्ड पर से ये तो मेन स्विच बोर्ड था, दूसरा स्विच बोर्ड के मान लेते हैं, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? वो 1.3 मीटर होनी चाहिए। लिख लेना स्विच बोर्ड की हाइट, किसकी? स्विच बोर्ड की हाइट 1.3 मीटर होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? फर्श से पूछ जाएगी सब, ठीक है ना। और अब इस बोर्ड को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, ये भी इस नियम में लिखा है। ये लिखना दरवाजे जो हाँ मेन द्वार में घुसते हैं कमरे के, दरवाजे के बाईं तरफ होना चाहिए। एक नियम आता है, जैसे दरवाजे के बाईं तरफ कैसे, जैसे ये एक अपना जो अपने कमरे में घुसते हैं, इसका डोर है, ठीक है ना, गेट है, गेट में घुसेंगे तो यहाँ बाईं तरफ कैसे, देखो यहाँ ये बाईं तरफ घुसेंगे तो अपना हाथ ऐसे जाएगा, तो उसको अपन ऑन कर लेंगे। दाईं तरफ होगा तो नहीं होना चाहिए, तो बाईं तरफ। और अंदर से यदि दरवाजे के अंदर से बाहर निकलते हैं, कि दरवाजे के अंदर से बाहर निकलते समय स्विच बोर्ड कहाँ होना चाहिए? बाहर निकलते समय राइट साइड में होना चाहिए और अंदर घुसते समय लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि स्विच बोर्ड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, दरवाजे के लेफ्ट साइड में स्थापित होना चाहिए। एक आगे बात, उसके बाद बात करते हैं स्विच को बात करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा आएगा? स्विच की बात करते हैं। स्विच हमेशा फेज तार से संयोजित
होना चाहिए। एक आपका नियम ये आता है, ठीक है। संयोजित होना चाहिए किसके? फेज तार के। फिर लिखेंगे फेज तार के हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित होना। दूसरा पॉइंट लिख लो तो लिख लो फेज तार के, यहाँ लिख दो श्रेणी में संयोजित होना चाहिए। ये आ गया स्विच की बात करते हैं। फिर किसकी बात करेंगे? फ्यूज की बात करेंगे। फ्यूज हमेशा फेज तार के श्रेणी में संयोजित होना चाहिए। एक आपका नियम ये आता है, क्या होना चाहिए? श्रेणी में संयोजित होना चाहिए। अब देखो दो बात आती है आपके सामने, कभी आएगा फेज तार का नहीं आएगा तो लाइव तार आ सकता है। लाइव तार या फिर गर्म तार, या फिर गर्म तार भी आ सकता है, जीवित तार आ सकता है, और फिर जीवित तार नहीं आएगा तो धनात्मक तार आ सकता है, धनात्मक वायर के। ये सारे नाम इसके हैं फेज तार के। लाइव तार, गर्म तार, जीवित तार, धनात्मक तार या फेज तार, इसके श्रेणी क्रम में होने चाहिए। एक आपका ये आता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब आप देखोगे जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है, जो एग्जाम में आए उनकी सबकी बात कर रहा हूँ। अब देखेंगे अर्थिंग की बात करता हूँ। देखो अपने इस डोमेस्टिक वायरिंग में अर्थिंग की बात कर लेता हूँ, भवन की बात करता हूँ। अपने इस जो भवन होता है, जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, तो भवन की दीवार की बात करता हूँ। भवन की दीवार के किसी भी कोने से अर्थिंग 1.5 मीटर दूर होनी चाहिए, दूरी पर होनी चाहिए। 1.5 मीटर दूरी पर, 1.5 मीटर दूरी पर होनी चाहिए, 1.5 मीटर दूरी पर होनी चाहिए। एक आपका ये आता है। अब भवन की अर्थिंग करेंगे, जैसे जो भी भवन होता है, जो भी बिल्डिंग होती है, जो भी मकान होते हैं, वहाँ यदि वायरिंग करते हो तो उसके 1.5 मीटर की एरिया में किसी भी कोने से 1.5 मीटर ले लो आप, वहाँ अर्थिंग होनी चाहिए। अब उस अर्थिंग की बात करेंगे। इस अर्थिंग का संयोजन होना चाहिए, जैसे कि भवन के वायरिंग में जो भी अर्थिंग है, तो ये कह सकते ये अर्थिंग वायरिंग के अर्थ तार से संयोजित होनी चाहिए। ये अर्थिंग भवन वायरिंग के अर्थ तार से या अर्थ वायर से संयोजित होनी चाहिए, एक आपका अर्थिंग से संबंधित। ये तो काफी बार क्वेश्चन आ भी गया है कि भवन से अर्थिंग की दूरी कितनी होती है, भवन से अर्थिंग की दूरी कितनी होती है, कि भवन के एक कोने से अर्थिंग कितनी दूरी पर स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आपसे काफी बार आता है। ये अपने डोमेस्टिक वायरिंग के नियम है। फिर आपको बताता हूँ, देखो एक अर्थिंग क्यों लगाते हैं? लीकेज करंट के लिए लगाते हैं। अर्थिंग लगाते हैं लीकेज करंट के लिए, तो आप लीकेज करंट का मान लिख देता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि भवन में अर्थिंग का लगाने का मुख्य उद्देश्य था लीकेज करंट को प्रवाहित करने की, अपने को झटका नहीं लगे। तो लिखते हैं आप कि लीकेज करंट का मान भवन में वायरिंग में लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए? लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए, ठीक है ना। कितना होता है, या उसको कह सकते क्षरण धारा का मान कितना होता है, इसको कहेंगे क्षरण धारा का मान। क्षरण धारा का अधिकतम मान, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अधिकतम मान कितना होना चाहिए। तो लिखते हैं लाइन धारा का, कितने लिखेंगे? लाइन धारा का 1/5000वां भाग होना चाहिए। 5000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, 5000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कैसे आपसे पूछा, जैसे लाइन धारा मतलब कि अपनी जो मेन धारा है, जो डोमेस्टिक वायरिंग की धारा है, माना कि 10 एम्पीयर चल रही है, तो वो क्या रहेगी? लाइन धारा रहेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं क्षरण धारा, लीकेज धारा कितनी रहनी चाहिए? लीकेज धारा का मान होना चाहिए IL × 1/5000, ये होना चाहिए। IL का मान अपने पास 10 है, इंटू 1/5000, एक नीचे एक बिंदु की जाके बचा 1/500 आ गया, 1/10 एम्पीयर के लिए। अब इसका मान कितना होता है? देखो 0.122 ये आता है। लग गया, लगभग ये आता है। देखें आगे नहीं, ये तो ये आता है, इसको लिखेंगे यहाँ 2 बिंदु छोड़ के लगा देंगे, और ये 5 × 10 ये होगा सही, ये आता है। इतना एम्पीयर धारा का मान होना चाहिए। मिली एम्पीयर में तो 2 मिली एम्पीयर ये आ जाएगा। तो एक आपका ये होना चाहिए। उसके बाद देखो बात करते हैं कि तार कैसा प्रयोग करना चाहिए, तार के साइज क्या होते हैं। जैसे कॉपर वायर लेते हैं, एल्यूमिनियम वायर लेते हैं, या फ्लेक्सिबल वायर लेते हैं उनके, और ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है।
कि कॉपर वायर की मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए, कॉपर वायर की साइज क्या होनी चाहिए। लिख लेना कॉपर वायर की साइज, कॉपर वायर की, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ये साइज क्या होनी चाहिए। कॉपर वायर की साइज, मिनिमम कॉपर वायर की साइज करते हो हम, स्टैंडर्ड की बात नहीं करूंगा, स्टैंडर्ड आपको लिखाऊंगा, स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल वायर होता है उसके। यदि एक तार प्रयोग करना हो तो कैसा होना चाहिए, 1/1.2 mm होना चाहिए, ये इस एक तार की साइज होनी चाहिए। यदि एक तार प्रयोग करते हो तो इतनी उसकी साइज होनी चाहिए, 1.12 आते शायद, हाँ 1/1.12 mm के करीब होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक तो तार होगा और तार की साइज क्या होगी, उस तार की साइज होगी 1.12 mm, ठीक है ना, ये इस तार की साइज होनी चाहिए। एक तार प्रयोग करते हैं और एल्यूमिनियम प्रयोग करेंगे तो एल्यूमिनियम तार की साइज क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा बढ़ा देंगे, 1.114 ये आती है, यहाँ पर 1.14 के लगभग आती है, 1.14 mm के लगभग आती है, ये होनी चाहिए एल्यूमिनियम की। अब स्टैंडर्ड की यदि बात की जाए, यहाँ किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड ये फ्लेक्सिबल की बात कर ली जाए। लिखते जाना मेरी पॉइंट, ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी है। स्टैंडर्ड की बात की जाए, ये फ्लेक्सिबल वायर की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल वायर की बात कर लेता हूँ कि फ्लेक्सिबल वायर की साइज कितनी होनी चाहिए, जो कि मोड़ तोड़ के गोभी से घुमा सकते हैं। वो तो स्टैंड, एक सिंगल स्टैंड की बात करते थे, यहाँ घुमा सकते हैं। ये होनी चाहिए 14/0.193 mm होनी चाहिए। इसका मतलब कि 14 तार होंगे और एक तार की साइज 0.193 mm के लगभग होगी। ये आता है फ्लेक्सिबल वायर, जो कि अपन करते हैं 1.5 mm² का तार लेते हैं, या फ्लेक्सिबल वायर जिसमें एक से अधिक तार होते हैं, वो होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक तो बात आती है। अब वायरिंग में अगला पॉइंट दिखाता हूँ, वायरिंग में कलर कोड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वायरिंग में कलर कोड, वायरिंग कलर कोड में होनी चाहिए। अब कैसे कलर कोड में, ये कलर कोड बताता हूँ, आपसे काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं कि वायरिंग में कलर कोड का प्रयोग करना चाहिए कैसे। देखो यहाँ लिख सकते हैं फेज तार के लिए, यहाँ क्या लिख देंगे, फेज तार के लिए, फेज तार के लिए रेड कलर का तार लेना चाहिए, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का तार लेना चाहिए, और अर्थ तार के लिए ग्रीन कलर का तार होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का तार होता है, ये याद रखना बात। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सिंगल फेज वायरिंग की बात करते हैं तो किसी भी डोमेस्टिक वायरिंग में तीनों तार साथ चलते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ का तार। तो जब भी आप किसी प्रकार की वायरिंग करो तो 3 तार अवश्य आपको साथ में लेना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड कलर कोड होता है। उसके बाद बात करें 3 फेज की बात करें, ये 3 फेज की वायरिंग करेंगे तो ये सिंगल फेज की वायरिंग की बात है। और 3 फेज के लिए बात करें, 3 फेज के लिए कैसे कलर कोड होने चाहिए। 3 फेज के 3 फेज के लिए बात करें, 3 फेज के लिए कैसे होने चाहिए, RYB ये होने चाहिए। इसका मतलब रेड, इसका मतलब येलो और इसका मतलब ब्लू, ये तो 3 फेज के लिए होने चाहिए। न्यूट्रल के लिए कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल के लिए ब्लैक होना चाहिए। और अर्थ के लिए कैसा होना चाहिए, अर्थ के लिए आपको ग्रीन तार होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये 3 फेज के लिए है, ये सिंगल फेज के लिए है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वायरिंग में हमेशा कलर कोड का प्रयोग करना चाहिए। चलो अगला पॉइंट दिखाता हूँ आपको मैं। अगला पॉइंट कैसा, मतलब कि अगला नियम कौन सा है जो अपने घरेलू तार स्थापन में भी उनका प्रयोग करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सॉकेट की बात कर लेता हूँ। सॉकेट मतलब कि 3 पिन सॉकेट। तो लिखना सॉकेट हमेशा, सॉकेट के संबंध में यदि बात करें, सॉकेट के संबंधित क्या नियम है कि सॉकेट हमेशा 3 पिन वाला लेना चाहिए। 3 पिन सॉकेट, 3 पिन का प्रयोग करना चाहिए हमेशा, 2 पिन का नहीं करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और 2 पिन के 3 पिन का सॉकेट प्रयोग करेंगे तो लिख लेना इस 3 पिन सॉकेट में से जो तीसरा मोटा पिन हमेशा अर्थ से संयोजित होना चाहिए, होना चाहिए। अब ये मोटा देखो, कभी आपने देखा 3 पिन सॉकेट देखते हैं, ऐसा एक आपको वर्गाकार मिलेगा, यहाँ मोटा पिन मिलेगा, यहाँ 2 उससे कम मिलेंगे। तो ये होता है अर्थ के लिए, और ये होता है देखो, ये होता है फेज के लिए, और ये होता है न्यूट्रल के लिए,
ठीक है। ये अर्थ का हमेशा अर्थ से संयोजित होना चाहिए। ये आपको मैंने पिछली वीडियो बता दिया था, इसको मोटा और लंबा रखने का कारण क्या था, ये आपको मैंने बता दिया था। एक ये होना चाहिए। अब लाइट के लिए जैसे आप कहोगे सर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पावर के लिए, एक लाइट के लिए। एक लाइट एंड फैन के लिए होता है 5 पिन सॉकेट या 3 पिन सॉकेट। इसकी साइज होती है, इसकी रेटिंग होती है 6 एम्पियर 240 वोल्ट। और पावर की यदि बात करेंगे, किसकी पावर, यदि 5 पिन सॉकेट की बात करेंगे पावर के लिए, उसकी होती है 16 एम्पियर और 240 वोल्ट होती है। इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये तो सॉकेट की बात थी। अब सॉकेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए फर्श से, ये भी पूछा था कि सॉकेट को फर्श से कितना ऊंचा लगाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड जो अपना घर पे डोमेस्टिक बोर्ड लगाते हैं, स्विच बोर्ड लगाते हैं मेन स्विच के बिना, उसकी हाइट कितनी थी फर्श से, मैंने आपको बताया कि इसकी हाइट होती है 1.3 मीटर होती है। तो स्विच को हमेशा फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए, अर्थात जो बोर्ड में लगता है उस बोर्ड में लगाते हैं। तो बोर्ड की हाइट भी कितनी थी 1.3 मीटर थी, तो इसकी भी 1.3 मीटर ही लगानी चाहिए। एक ये बात आती है। चलो और उसके बाद कि सभी प्रकार के लाइट की बात कर लेते हैं। अब लाइटों की लाइट कितनी ऊंची लगानी चाहिए, फैन कितना ऊंचा लगाना चाहिए, उसकी बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं, चलो आगे की बात करता हूँ मैं, और चलो आगे दिखाता हूँ। और मतलब इससे संबंधित क्या नियम है, देखो अभी फैन की बात, लाइट की बात कर लेते हैं। लाइट फर्श से कितनी ऊंची होनी चाहिए, तो लिख लेना यहाँ पे लाइट के संबंध में यदि पूछा जाए लाइट की हाइट कितनी चाहिए, जो बल्ब लगाते हैं, तो सभी प्रकार की लाइट कितनी, सभी प्रकार की लाइट चाहे कैसी भी हो, सभी प्रकार के लाइट की ऊंचाई किससे, फर्श से कितनी होनी चाहिए, फर्श से बात करते हैं। फर्श से कितनी होनी चाहिए, अब बताता हूं। देखो आपको 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी, 2.25 मीटर से लिखेंगे, 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, याद रखना बात। अब देखो एक तो होता है, याद रखना, छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक तो होता है फर्श से पंखे की ऊंचाई, और एक होता है फर्श से लाइट की ऊंचाई। दोनों कुछ चीज़ों की ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज रहेगा। ये दोनों में पूछा जाए कि अधिक किसकी होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए ये अपनी छत है, ठीक है ना, ये आपकी छत है, सपोज करना ये यहाँ पे छत आ गई, छत से यहाँ आप लोगों ने लाइट लगाई, अब पंखे को लटकाया। यदि पंखा छत से नीचे होता है, इस लाइट से नीचे होता है, तो पंखा घूमेगा और लाइट पंखे के ऊपर है। जैसे पंखा लगाया, आप लोगों ने लाइट लगा दी 2.25 मीटर पे लगा दी, और एक पंखा यदि 2 मीटर पे लगा देते हैं, सोचना सपोज करना पंखा 2 मीटर पे लगा देते हैं, तो लाइट पंखे से ऊपर चलेगी। तो जो ही पंखा घूमेगा, पंखा चलता घूमता नजर फर्श पे उसकी छाया पड़ेगी। इसका मतलब ये कहा जा सकता है, इस भारतीय नियमों के अनुसार, भारतीय इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार कह सकते हैं, या उसमें ये लिखा गया है कि पंखे की ऊंचाई हमेशा लाइट से ऊंची होनी चाहिए। एक याद रखना, पंखे की, ये लिखना कि पंखे की ऊंचाई फर्श से हमेशा लाइट से ऊंची होनी चाहिए। एक तो ये आता है। दूसरी बात, पंखा, लाइट कितनी ऊंची लगाई, लाइट लगाई 2.25 मीटर पे लगाई, तो पंखा कितना लगाएंगे, पंखा लिख लो, पंखे की ऊंचाई, सीलिंग फैन की ऊंचाई, छत के पंखे की ऊंचाई किससे लेंगे, फर्श से लेंगे। कितनी होनी चाहिए, लिख लो 2.275 मीटर होनी चाहिए। हो गया ऊंचा। ये पंखा हमेशा ऊंचा होता है लाइट से। सभी प्रकार के पंखे की ऊंचाई की बात कर लेता हूँ। अब पंखे की ऊंचाई फर्श से इतनी है, सपोज करना ये अधिकतम ऊंचाई की बात करता हूँ। न्यूनतम ऊंचाई की बात करूंगा तो भी आपको बताऊंगा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। चलो आपको बताता हूँ कितनी होनी चाहिए। उससे पहले एक चीज देखो आप लोग कि वायरिंग में अर्थ वायर को, जैसे अर्थ आप लोगों ने अर्थिंग की थी, अभी आपको बताया कि 1.5 मीटर दूरी पर भवन से 1.5 मीटर दूरी पर अर्थिंग होनी चाहिए। उस अर्थ तार का संयोजन कहाँ होना चाहिए, या फ्यूज में होना चाहिए या फिर स्विच के साथ होना चाहिए। तो एक चीज इसकी ओर लिखना फर्श की ऊंचाई के बाद में कि याद रखना कि अर्थ तार, अर्थ वायर का संयोजन फ्यूज या स्विच से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, याद रखना बात, ठीक है। ये तो बात उसकी थी कि अर्थ तार का संयोजन फ्यूज से या फिर स्विच से नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट 3 पिन सॉकेट का मोटे वाला पिन होता है, उससे होता है। किसी प्रकार का कोई जॉइंट, किसी प्रकार का कोई संयोजन बीच में स्विच के साथ नहीं होता है। चलो ये बात करते हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वायरिंग में लाइट सर्किट होता है या फैन सर्किट होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो लिख लो, लाइट या फैन सर्किट में, लाइट या फैन परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप कितना, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टापात कितना होना चाहिए, 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, 2% से अधिक न हो, याद रखना। और पावर की यदि बात की जाए या इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्र में बात की जाए या औद्योगिक पावर सर्किट में, पावर परिपथ में वी ड्रॉप का मान, वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होना चाहिए, ये 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, 5% से अधिक न हो, ये हिदायत दी जाती है। और धारा का, लीकेज धारा का मान कितना होना चाहिए, लाइन धारा का 1/5000वें भाग से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि पंखे की फर्श से जो पंखे की ब्लेड की ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए। देखो, ब्लेड की ऊंचाई की बात करें तो कोई 2.24 है, तो मिनिमम कितनी कर सकती है, तो एक तो मीडियम साइज आ गई। मिनिमम की बात करें कि पंखे की जो ब्लेड होती है उसकी ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए, 2.4 मीटर होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मैंने आपको बताया कि 2.4 मीटर से के लगभग, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम मैक्सिमम की बात करें पूछा जाए 3 मीटर से ऊंचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छत की हाइट देखी जाती है कि कितनी है, कितना लंबा चौड़ा रूम है। तो यहाँ हिदायत है कि एक सभी प्रकार के पंखे लगाएंगे वो तो एक स्टैंडर्ड इकाई आ गई 2.25, यदि मिनिमम पूछा जाए 2.4 मीटर से और मैक्सिमम 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये अपने भारतीय नियमों के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी रूल, डोमेस्टिक वायरिंग के नियम आते हैं उसमें आता है। और वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होना चाहिए, अपने लाइट और फैन सर्किट के लिए 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि डोमेस्टिक के छोड़कर औद्योगिक इंडस्ट्रियल वायरिंग की बात करते हैं वहाँ 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। चलो एक चीज़ और है, देखो बात साथ में कि जो अपने लाइट लगाते हैं तो एक को लिखना, बेड के ऊपर जहाँ अपना शयन कक्ष होता है, शयन कक्ष में बेड के ऊपर लाइट कभी नहीं लगानी चाहिए, लिखना बेड के ऊपर लाइट की स्थापना नहीं करनी चाहिए या बल्ब नहीं लगाना चाहिए। फिर अगला लिख लो, जैसे होता है गैस स्टोव होता है, सिंक होता है रसोई में या गैस चूल्हा, उसके ऊपर स्विच बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। क्या लिखेंगे, गैस स्टोव, रसोई में गैस स्टोव, सिंक के ऊपर लाइट या अपने स्विच बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे लगभग आप लोगों के लिए, मतलब कि डोमेस्टिक वायरिंग में भारतीय विद्युत अधिनियम कौन कौन से थे, जो कि इसमें से आप देखोगे लगभग सारे क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं और इनमें से 1-2 क्वेश्चन अवश्य ही परीक्षा में आने की संभावना रहती है। इसलिए अपना जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का सिस्टम चल रहा है उसमें मैंने जो प्रत्येक पॉइंट पढ़ाया आप लोगों को, वो इस प्रकार से पॉइंट का चूज किया है, इस प्रकार से पॉइंट का चयन किया है कि जो परीक्षा में आया है और परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैंने आपको प्रत्येक वीडियो वही पढ़ाया है। मैंने पेपर को खोल के, कंपटीशन पेपर को खोल के देखता हूँ ये क्वेश्चन मिल जाता है, चलो उसको पूरा ही टॉपिक करवा देते हैं। मैंने वो सारे वो पॉइंट थे, वो टॉपिक क्लियर करवाए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सिलेबस को इस प्रकार से डिवाइड किया है मैंने कि आप लोग धीरे धीरे मेरे को पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को देखोगे तो आपको कहीं भी समस्या आने वाली नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों वीडियो पर जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और अपने प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से आप उसकी तैयारी करो या कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो। आपको पॉइंट टू पॉइंट वीडियो मिलेंगे और आप तैयारी कर ले तो आपको कहीं समस्या आने वाली नहीं रही है। आप एक बार यदि आप किसी वीडियो को देखते हो तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हमें याद हो गया है, हमें याद होने की एक रुचि बढ़ गई है हमारी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखे कि घरेलू अधिष्ठापन में भारतीय इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या है, वो आपको दिखाएं। मैंने सभी तो नहीं पढ़ाए लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।